नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। किसके पास है रिकॉर्डिंग ऑप्शन? प्रथम। मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ, चलो अभी देखेंगे। हाँ, उज्जवल, उज्जवल को कुछ पूछना है? देखो जरा। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन सेवन क्वेश्चन जो है, 7 और 8 के लिए जो स्टेम दे रखा है, क्वेश्चन का स्टेम दे रखा है। इसमें देखो, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। चैप्टर 3 है 12th क्लास का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, बोला है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 4 × 10⁻²। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी ये दे रखा है तुम्हें। ये कितनी दे रखी है वैल्यू? 4 × 10⁻²। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखा है। और एट 298, ध्यान देंगे, at 298 Kelvin for an aqueous solution of the acid, the degree of diffusion is alpha. Alpha दे रखा है इसका degree of diffusion, and the molar conductivity is y × 10⁻²। Siemens। देखो, कब दे रखा है ये? किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। अब मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है y × 10⁻², यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू y × 10⁻²। यूनिट सेम है, यूनिट सेम है। ये दे रखा है। अब बोला एट 298 केल्विन 20 टाइम्स कर दिया डाइल्यूशन विद वाटर, 20 टाइम डाइल्यूशन किया, तो अब जो कंसंट्रेशन है वो C/2, अगर पहले C था तो अब कितना हो जाएगा? C/20, कंसंट्रेशन C/20 हो जाएगा। और नेचुरल सी बात है, डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बढ़ जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 3y × 10⁻²। अब मान लिया मैंने पहले अल्फा था, अब मान लिया मैंने 20 टाइम्स डाइल्यूशन पे अल्फा डैश हो गया। अल्फा डैश की वैल्यू विदाउट एनी डाउट ज्यादा आएगी। अल्फा डैश हो गई वैल्यू अल्फा डैश अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी पानी ऐड कर दिया है, तो फिर इससे अल्फा डैश ज्यादा आएगा। ये हो गया। अब जो नई मोलर कनेक्टिविटी है वो 3y/2 है। नई मोलर कनेक्टिविटी जो है उस कंसंट्रेशन पे, यानी C/20 पे, वो 3y × 10⁻² है। देखो, बढ़ गई ना मोलर कनेक्टिविटी भी। 3y × 10⁻², सीमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है। तो अब हमें अल्फा की और वाई की वैल्यू लानी। तो बस अप्लाई करते रहो। अल्फा था ना पहले, अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? y/4। देखो, ये एनी कंसंट्रेशन ये है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है। मैंने इसकी डाइल्यूशन भी कराई हुई है तुम्हें, तो y/4 आ जाएगा। ये आ गया y/4, अल्फा आ गया y/4। अल्फा क्या आ गया? y/4। और अल्फा डैश भी निकाल लेंगे ऐसे ही। अल्फा डैश कितना आ जाएगा? अब एनी कंसंट्रेशन में कितनी हो गई है? 3y × 10⁻², बाय में 4 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3y/4 आ जाएगा। 3y/4, और यहाँ से तुम चेक कर लो अल्फा डैश बाय अल्फा। अल्फा डैश बाय अल्फा करोगे तो 3 अल्फा आ रहा है। अल्फा डैश 3 अल्फा आ रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लो। अल्फा डैश 3 अल्फा आ रहा है कि अल्फा आ रहा है y/4। अल्फा y/4 आया। अल्फा डैश दोनों को डिवाइड कर दो। अल्फा डैश बाय अल्फा निकालोगे, देखो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। y/4 कैंसिल डिवाइड करने पर, तो अल्फा डैश 3 अल्फा आ रहा है कि नहीं? यस सर। समय अल्फा डैश आ गया 3 अल्फा, सही ना? अल्फा डैश अगर 3 अल्फा आ गया, तो अब इसके बाद अब मेरे को पता है कि ये का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, C⁴ बाय 1 - अल्फा होता फॉर्मूला। ध्यान रखना, IIT में जब भी क्वेश्चन आया ना, तो K सिर्फ C⁴ मत लगाना, ये होगा। और वैसे भी 20 टाइम्स डाइल्यूशन कर रखा है, कंसंट्रेशन हमने बहुत कम कर रखा है, इसलिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा ही है। अल्फा की वैल्यू ज्यादा ही आएगी, सही ना? और ये हमें पता भी लग रहा है किससे, इस अल्फा। हाँ, ये मोलर कनेक्टिविटी जो दे रखी है ना वीक मोनोबेसिक एसिड की, वो ज्यादा दे रखी है, 4 × 10⁻² में दे रखी है। तो के जो C⁴ पे 1 - अल्फा आ गया। और के दूसरे वाले सी के लिए, जिसका C/20 हो गया है, C/20 के लिए अल्फा डैश का स्क्वायर। अब क्योंकि के तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए, 1 - अल्फा डैश, 1 - अल्फा डैश। इससे क्या रिलेशन आ जाएगा? इससे अल्फा डैश और अल्फा में रिलेशन तो मैंने निकाल रखा है। और के की वैल्यू, दोनों के से यहाँ से क्या क्या रिलेशन आ जाएगा? जैसे देखो, इससे कोई रिलेशन आ रहा है? कैंसिल होके अल्फा, ये अल्फा डैश को मैं 3 अल्फा लिख रहा हूँ। अल्फा डैश का स्क्वायर, ये यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यहाँ तक सबने नोट कर लिया?
चलो देखो, अल्फा डैश को मैं 3 अल्फा लिख रहा हूँ हर जगह। अल्फा डैश को लिख दिया, ये हटाया मैंने यहाँ से, ये हटाया यहाँ से। अल्फा डैश को मैं 3 अल्फा लिख रहा हूँ, ये 3 अल्फा का स्क्वायर और ये 3 अल्फा। सही। अब इसको करने के बाद अब सी से सी कैंसिल, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 9/20, 9 यहाँ बल्टे 9 माइनस 9 अल्फा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20 माइनस 60 अल्फा। 20 माइनस, एक बार चेक करना कुछ गलत ना हो, 20 माइनस 60 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 अल्फा। यही आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करना। सर 9 माइनस 27 अल्फा आएगा। 3 का स्क्वायर था ना, यस यस सर, ठीक है। 9 माइनस 9 अल्फा यही है, वो चेक कर लेना कशिश। तो ये यस आ सर, जाएगा हमारा 11। हाँ, अल्फा आ गया यहाँ से, अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, 11/51। एक बार देखना, 11/51 आ जाएगा कि नहीं ये। यस एक बार चेक कर लो कुछ गलत ना हो। यही आ रहा है सर। ये आ रहा ना, तो ये आ जाएगा लगभग 0.218 यानी 0.22 के आसपास आएगा ये, क्योंकि 11/50 होता अगर ये, तो मैं सीधा लिख देता 0.22। तो ये 0.22 के कुछ आसपास ही होगा बिल्कुल अल्फा। यस सर अल्फा 0.22, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा y/4 है, ये देखो अल्फा y/4 है, तो वाई कितना आ जाएगा 0.88 है ना। अल्फा y/4 है, अल्फा दे रखा 0.22, तो वाई आ गया 0.88। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था ये, सम्यक? नहीं सर बस समय वहां पे ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, जो चीज दे रखी है उसको पुट करते रहो। समय सही है यस प्रथम? सर यस हाँ, सर ये सही इसी है। का ध्यान रखना है। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन इजी था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों इजी थे, दोनों क्वेश्चन इजी थे, टफ नहीं थे क्वेश्चन। अब देखेंगे, मैंने ये बता दिया अल्फा की वैल्यू 0.22 आई है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन का थोड़ा डाउट है, यही आना चाहिए वैसे तो आंसर, अल्फा 0.22 और y 0.88। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ एक्स विद, देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने मोल कंसर्ट भी डाला हुआ है। वेदांत क्लास में है, वेदांत? यस सर। वेदांत पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए थे? यस सर। देख वेदांत, अगर वो नहीं पढ़ाया होता ना, तो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, तो वो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आता, क्योंकि ये तो 12th क्लास का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया काइनेटिक्स का, 2 क्वेश्चन आ गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गए। फिजिकल से देख कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मोल कंसेप्ट हर जगह ही डाल रहे हैं वो, मोल कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, वो हर जगह डाल रहे हैं। देखो जैसे इसमें भी अब जो 9th क्वेश्चन है इसमें मोल कंसेप्ट डाला हुआ है। 9th क्वेश्चन में रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ टिन विद HCl, टिन है x ग्राम विद HCl, HCl डालेंगे तो सबको पता है आंसर आता है SnCl2, SnCl2 प्लस 2 नेशन हाइड्रोजन, SnCl2 प्लस H2 कह लो या 2 नेशन हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद ये बन गया। अब एंटायर अमाउंट, ये x ग्राम था, ध्यान रखना सीधे, क्योंकि x और y की वैल्यू ही पूछ रहे हैं ये लोग। फिर इसने बोला एंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिएक्टेड विद y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये सॉल्ट बना Sn प्लस 2 HCl करके, दिस सॉल्ट रिएक्टेड, दिस एंटायर सॉल्ट है ना, जितना भी ये बनेगा x से, वो पूरा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोबेंजीन के साथ, y ग्राम नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट कर रहा है। C6H5NO2 प्लस SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl प्लस HCl, और रिएक्ट करके बना रहा है ये टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे पहले, टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट बोला इसने, क्या बनेगा। नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डालते थे, क्या बनता था, नहीं याद किसी को भी, एनिलीन बनता था। लेकिन इसने बोला, हाँ एनिलीन बनता था ना, तो लेकिन इसने बोला कि सॉल्ट बन रहा है, देखो टू फॉर्म ऑर्गेनिक 1.29 ग्राम ऑर्गेनिक सॉल्ट बोला है ना इसने, इसका मतलब क्या हुआ है, सर एनिलीन के साथ HCl रिएक्ट कर गया। बहुत अच्छे, किसने बोला, शिवा ने सर आकाश ने। या आकाश? आकाश, हाँ। इसका मतलब NH3 प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, कोई डाउट यहां तक किसी को? ये अभी मैंने रिएक्शन लिखी है सिर्फ ऑर्गेनिक की। अब इसने पूछा क्या, एक्स और वाई की वैल्यू पूछा क्या इसने, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी ये वाई ग्राम था ना,
इसकी वैल्यू और x की वैल्यू, टिन की वैल्यू पूछी है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखी है, अब मैं अप्लाई करूंगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट नहीं, रेडॉक्स टाइट्रेशन, उल्टा रेडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब देखो नाइट्रोबेंजीन से ध्यान देना, नाइट्रोबेंजीन मैं वो रब कर रहा हूँ उसका पार्ट। नाइट्रोबेंजीन y ग्राम है और 10x ग्राम है, 10x ग्राम है। अब देखो जब NO2 से NH3+ बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा? या तो तुम पूरी क्वेश्चन बैलेंस करो या फिर मैं अभी मिलीक्वेंट से कर दूं। बस कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है? NO2-, बोलो। नहीं पता है? N पे चार्ज निकाल दो उसमें, ये रहा N+2। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ उसको, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें आना चाहिए। प्लस ये नाइट्रोबेंजीन है और ये NH3+। NH2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, NH3+ है और NH2 मान लो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गया? सारे बॉन्ड तोड़ दो इसमें, यहाँ पे सारे बॉन्ड तोड़ दो। देखो उधर ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, नीचे से इसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसका मतलब इसने 3 बार इलेक्ट्रॉन दिए हैं और 1 बार लिया है। 3 बार दिए तो +3, 1 बार लिया तो -1, +3 -1 +2, और एक प्लस इसके ऊपर पहले से है तो आ गया यहाँ पे +3। +3 आया कि नहीं? Yes, sir. N पे आ गया +3। दूसरा N, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, और इधर से भी ये लेगा। 4 बार ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो -4 और 1 +1 है तो -3 आ गया। नहीं समझ आ रहा है? यस सर, -3 आ गया। और वैसे मैंने तुम्हें बताया जब भी बैलेंसिंग करो तो उसमें एवरेज स्टेट निकाला करो हमेशा। एवरेज N तो एक ही था ना, इसीलिए मैंने ऐसे करके निकाल लिया, नहीं तो एवरेज स्टेट निकालते हैं। इसको मानो CCH5+ NO2-, समझे कि नहीं? ऐसे इसमें CCH5+ NH2-, तब भी निकालोगे ना तो +3 -3 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा ये। तो अब यहाँ तक मैंने बता दिया 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। N फैक्टर यहाँ पे 6 है, और SnCl2 से तो SnCl4 ही बनेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा? SnCl2 है ना, यहाँ क्या बनेगा? SnCl2। तो यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बस यही तो मेरे को चाहिए था, यही चाहिए था कि नहीं? अब देखो सर, मेरे को किसका वेट, किसी का वेट दे रखा है 1.29 ग्राम, इसका दे रखा है 1.29 ग्राम है ये, 1.29 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। C6H5NH2 का वेट, C6H5NH2 एक मिनट देख लेते हैं। इसका वेट आएगा बेंजीन 78, 78 + 2 80, 80 + 14 94, 94 और 35 सील का दे रखा है 129। तो ये 0.01 मोल ही आ गया। ये 0.01 मोल है कि नहीं? ये 0.01 मोल, तो ये भी हो गया हमारा 0.01 मोल, और SnCl2 हो गया 0.03 मोल। जब SnCl2 0.03 मोल है, ऊपर देखो SnCl2 अगर 0.03 मोल है तो ये भी 0.03 मोल होगा। तो आंसर आ गए। x की वैल्यू आएगी 0.03 इंटू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.03 इंटू 10 का वेट, 10 का वेट दे रखा है 119, 119 120 इंटू 360 होता है, तो 3.57 ग्राम, 3.57 ग्राम आ गया x। और NO2 वाला जो y ग्राम था, NO2 का CCH5 NO2 का वेट होता है 123 ग्राम, 123 इंटू 1.23 ग्राम, 1.23 ग्राम। समझ आया कि नहीं? ये नहीं समझ आया? Yes, sir. आ गया. अगर नोट कर लेना क्वेश्चन। देखो मोल कंसेप्ट और ऑर्गेनिक दोनों मिक्स थे। तो ये हमारे 10 तक हो गए क्वेश्चन। मुकुल आगे कर दे, 10 तक क्वेश्चन हो गए। अब 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन। 11th तो अभी आ गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन बहुत इजी पार्ट में आया है। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है 11th क्लास, जो अभी हमें करना है रेडॉक्स में। ये सैंपल 5.6 ग्राम सैंपल है, कोई 5.6 ग्राम आयरन है उसके अंदर। इसको डिसॉल्व किया डाइल्यूट HCl के अंदर टू प्रिपेयर Fe को हमने ऊपर से लिखते हैं। Fe को डिसॉल्व किया आयरन के अंदर, तो आयरन के अंदर डिसॉल्व करते ही FeCl2 बनता है प्लस H2। सबको पता होना चाहिए FeCl3 नहीं बनेगा, वैसे भी इस क्वेश्चन में दे रखा है आगे जाकर, ये देखो FeCl2 बन रहा है,
इसमें दिया हुआ है कि FeCl2 बन रहा है। ये क्यों बनता है FeCl2? कोई भी तुम आंसर करेगा 12th क्लास में से, 11th वाले भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं कर सकते। FeCl2 क्यों बनता है? FeCl3 तो ज्यादा स्टेबल होता है। NCERT का क्वेश्चन है ये, आयरन रिएक्ट्स विद HCl to form FeCl2 नॉट FeCl3। 3 को वो कर नहीं पाएगा। नहीं, H2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अगर FeCl3 कुछ बनेगा भी तो उसको FeCl2 में कर देगा। नहीं समझ आई बात? समझ आ गया कि नहीं? देखो 5.6 ग्राम ये है, यस 5.6 ग्राम है ये, 250 मिलीलीटर की सॉल्यूशन है। 250 मिलीलीटर में से अब इसने किया 25 मिलीलीटर का टाइट्रेशन 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलर KMnO4 के साथ। तो इसीलिए उससे रिएक्ट कौन करेगा KMnO4 के साथ? मिलिक्यूलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस किसके इक्वल हो जाएंगे? Fe2 प्लस के मिलिक्यूलेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? KMnO4 के। ये बात समझ आ गई कि Fe2 प्लस से ही तो रिएक्ट करेगा ये, या HCl से रिएक्ट करेगा, दोनों में से किसी भी रिएक्ट करा लो। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ KMnO4 इन 25 ml है ये, इन 25 ml, क्योंकि हमें तो 250 ml के लिए करना है ना। अभी हमने 25 ml सॉल्यूशन ली है, तो यहाँ से आ जाएगा मिलिक्यूलेंट्स ऑफ KMnO4, ये आ जाएंगे 12.5 into 0.03 into n फैक्टर्स का 5, क्योंकि KMnO4 जाता है Mn2 प्लस। 12.5 into 0.03 into 5, तो ये सॉल्व करेंगे 12.5 into 0.03 into 5 कितना आता है ये? मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस के इक्वल Fe2 प्लस इन, अब यहाँ पे लिख देता हूँ इन 250 ml। 250 ml है 25 में इतना, तो 250 ml में कितना हो जाएगा? इंटू 10 और कर देना, तो 12.5 into 0.03 into 5 into 10 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। तो ये 1.5 into 12.5 कितना आ जाएगा? ये 1.5 18.75 शायद 18.75 यस सर 18.7 18.75 मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस आ गए। जो मिलिक्यूलेंट Fe2 प्लस के होंगे वही मिलिक्यूलेंट आयरन के भी होंगे, इसलिए मैं इसको दो फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक तो मिलिक्यूलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में आता है, आयरन 2 प्लस KMnO4 के साथ आयरन 3 प्लस में जाएगा, तो n फैक्टर 1 है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू 1000, एक तो तरीका ये, तो नंबर मोल्स आ जाएंगे इससे। नंबर मोल्स आ गए यहाँ से 18.75 इंटू 10⁻³ ये मोल आ गए। और मास निकालना है अगर, तो इंटू क्या कर देंगे 56, मास इज इक्वल टू 18.75 इंटू 10⁻³ इंटू 56, ये मास आ जाएगा किसका? आयरन का। आयरन का मास आ गया, इसके मोल्स भी आ गए। अब हमें निकालना है इसकी परसेंटेज। परसेंटेज है y% बाय वेट लिखा हुआ, देखो नीचे लास्ट में y% बाय वेट, तो y% बाय वेट है, तो इसकी परसेंटेज होगी इसकी 18% ऑफ आयरन, 18.75 इंटू 10⁻³ इंटू 56 डिवाइडेड बाय 5.6 ग्राम सैंपल लिया था मैंने, डिवाइड बाय 5.6 इंटू 100 इंटू 100, तो ये सॉल्व करोगे 5.6 10 10⁻³ से कैंसिल 18.75% आ जाएगा। तो y आ गया 18.75% और x ग्राम क्या पूछा था इसने? x क्या पूछा है? x है x इंटू 10⁻², जो 250 ml सॉल्यूशन ली थी उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस कितने हैं? x इंटू 10⁻², x इंटू 10⁻² है, यानी इसको 10⁻² करेंगे तो ये आएगा 1.875, इसको 10⁻² की फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1.875 1.875, x 1.875 है और y 18.75, x 1.875 है, y 18.75%। आया समझ के नहीं है? इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मिलिक्यूलेंट इक्वेट करने। 11th और 12th पार्ट समझ आ गया कि नहीं? इलेवंथ और 12th पार्ट समझ आ गया इसका कि नहीं? यस सर। मुकुल, सम्यक, प्रथम, सुधांशु, अनन्य। यस सर आ गया। यस सर आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कंसेप्ट सीखोगे कुछ। देखो क्या कंसेप्ट है, इसे बोला बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे बेस्ट डेफिनेशन दे रखी है बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी होती है, एक तो मॉलिक्यूल उसके लिए गैसियस होना चाहिए, दूसरा उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। समझ गए कि नहीं? है एक तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए और उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। बॉन्ड एनर्जी में प्लस माइनस मत लगा देना,
CH3Cl है तो Cl माइनस होगा, CH3 प्लस होगा। इसमें क्या करते हैं, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। तो आप देखें, हाँ अब 4 बॉन्ड एनर्जीज तुम्हें दे रखी है, 4 बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। CH4 की बॉन्ड, CH बॉन्ड एनर्जी देखिए 105। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूंगा, मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। CH4 की बॉन्ड एनर्जी 105 दे रखी है, ये दिखाई 100, ये दिखाया अगर बिल्कुल पीछे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। CH4 की 105, Cl की 58, CH3Cl की 85 और 103। कर पीछे, आगे कर दे। CH4 में CH बॉन्ड एनर्जी 105 दे रखी है जो चाहिए। Cl2 में 58 दे रखी है किलो कैलोरी में, और CH3Cl में दे रखी है 85। एक बार चेक कर ले, यही है वैल्यूज। और HCl में 85 और 103। 103, HCl वाली 103 कर दो उधर ही, 103। ये वैल्यूज दे रखी है, याद रखना। ये बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज दे रखी है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान देंगे इधर। अब पहला है CH बॉन्ड एनर्जी मैच करनी है तुम्हें, CH बॉन्ड एनर्जी मैच करनी। तो CH बॉन्ड एनर्जी मैच करनी है तो P पार्ट में क्या बनेगा, P पार्ट में बनेगा CH3CH रेडिकल हटाने के बाद ये बनेगा। Q पार्ट में, ये P पार्ट बन गया। Q पार्ट में क्या बनेगा, PHCH2 रेडिकल, PHCH2 रेडिकल ये बनेगा। R पार्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, S पार्ट में CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल। समझ गए कि नहीं? है अब सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है, सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है? PHCH2 रेडिकल सबसे स्टेबल है कि नहीं? यस सर। Yes. तो इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, यानी Q का आंसर आना चाहिए फोर्थ। Q का फोर्थ होगा कि नहीं? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखो ना इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है Q, फिर P में 6 है कंजुगेशन, उसके बाद R वाले में तो बॉन्ड देखो, जो S वाला है इसका तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसका। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर है तो बॉन्ड बहुत छोटा होगा, बॉन्ड छोटा है तो स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें बस कई बच्चों ने ऐसे सोच लिया था कि ये तो ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है इसका, ये तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे ये ऐसे नहीं सोचना, इसमें हमें होमोलिटिक फिजन करना है। इसमें हमें क्या करना है, होमोलिटिक फिजन। इसलिए आंसर आएगा Q, फिर P, फिर Q के, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता रहा हूं मैं, Q फिर P फिर R फिर S। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये देखो इसे मैच कर रहा है आंसर कि नहीं? चेक करो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर, कर रहा है फर्स्ट वाला। कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर देखो कौन सा आ रहा है? ए। ए आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे सब बच्चे, समझ आ गया कि नहीं ये कैसे किया मैंने? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बनाने के लिए बेस्ट क्वेश्चन था ये। वेदांत, यस सर। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा थर्मो से थर्मो से मिलाकर और ऑर्गेनिक को मिलाकर है क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे जो अगला 14 पार्ट है ना, उसके लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने क्लास में पढ़ाई हुई है, उसका मैकेनिज्म नहीं कराया। रिएक्शन मैंने क्लास में पढ़ाई हुई है, उसका मैकेनिज्म नहीं कराया, तो मैकेनिज्म में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ तुम्हें अभी। देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला बोला है। देखो इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो Cl2 है पहले वो टूटता है, इस पे लाइट पड़ती है तो वो टूट जाता है। स्टेटमेंट पढ़ लेना, बाद में स्टेटमेंट को समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। Cl2 टूटा 2Cl रेडिकल में, क्या ये चेन इनिशिएशन स्टेप एक्सोथर्मिक है? इसमें Cl2 का बॉन्ड टूटा है, No sir, endothermic हो. एंडोथर्मिक होगी सर। एंडोथर्मिक है, तो इसलिए इनिशिएशन स्टेप में जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या +58 होगी -58 होगी? Plus प्लस 58. 58 होनी चाहिए। पर हाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, माइनस। -58. हाँ, तो ये तो पता ही है, लाइट पड़ रही है यानी हीट मिल रही है, तो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। तो इसलिए आंसर आएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है और +58 की एनर्जी चाहिए होगी किलो कैलोरी पर मोल, +58 की एनर्जी चाहिए होगी किलो कैलोरी पर मोल में, या फिर तुम इसको कह सकते हो 220 के आसपास की एनर्जी चाहिए, लगभग 230 के आसपास किलो जूल में। अगर
तो ये पहला स्टेप तो गलत हो गया, ए तो होगा नहीं आंसर। अब बी स्टेटमेंट रीड कर लेना, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, इसे बोला प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 रेडिकल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा H इज -2। अब देखेंगे चेन प्रोपेगेशन स्टेप का। Cl रेडिकल बन गया। अब Cl रेडिकल बनते ही ये किस पे अटैक कर देगा? CH4 पे, इस CH4 पे अटैक कर देगा। तो CH4 पे जब अटैक करेगा तो कोई भी एक CH बॉन्ड टूट जाएगा और आंसर आ जाएगा CH3 रेडिकल और HCl। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? अगर Cl का रेडिकल, ध्यान दो, दो ही रिएक्टेंट है। अगर Cl का रेडिकल बनेगा तो CH4 पे अटैक करेगा, अगर CH4 का रेडिकल बनेगा कोई तो Cl2 पे अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें डेल्टा H कितना आ रहा है चेक करो। CH4 का CH बॉन्ड टूटा, एनर्जी चाहिए होगी 105, और HCl का बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज होगी 103। तो चाहिए 105, रिलीज हो रही है 103, चाहिए 105, रिलीज हो रही है 103, तो नेट रिक्वायर्ड होगी ना 2 किलो कैलोरी की रिलीज होगी। चाहिए 105, रिलीज हो रही है 103, तो नेट रिक्वायर्ड होगी ना एनर्जी, कितनी रिक्वायर्ड होगी? 2। समझ आया कि नहीं? यस तो सर, ये स्टेप एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? ये स्टेप एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक हो जाएगी। नहीं भी पता तो भी सोच सकते हो, तुम सोच के देखो ना, CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं समझ आई बात? C और H दोनों छोटे छोटे हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? यस सर। है ना? HCl वैसे भी पोलर है, CH बॉन्ड में तो पोलरिटी भी नहीं है। अब देखो तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड स्टेप भी प्रोपेगेशन, क्योंकि प्रोपेगेशन के अंदर 2 स्टेप आते हैं, तो ये भी चेन प्रोपेगेशन स्टेप में काउंट होता है। अब CH3 का रेडिकल बन गया है, वो किस पे अटैक करेगा? Cl2. L2 पे। सबको पता नहीं है? अगर Cl का रेडिकल बना तो वो CH4 पे अटैक करेगा, अगर CH3 का रेडिकल बना तो वो Cl2 पे अटैक करेगा। अब ये Cl2 पे अटैक कर रहा है, तो CH3 Cl मिल गया प्रोडक्ट, प्लस Cl रेडिकल। अब बताओ, अब इसमें Cl बॉन्ड टूटा, कितनी एनर्जी चाहिए? Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए 58, और CH3 बॉन्ड बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 85। तो कितना आ जाएगा ये? 27। क्या एक बार चेक करना सम्यक, 27 चाहिए होगी कि 27 रिलीज होगी? 27 रिलीज होएगी, Release. माइनस का आएगा। 58 चाहिए थी, 85 रिलीज हुई, तो 27 रिलीज होगी, तो ये -27 आना चाहिए, इन्होंने +27 रखा है। समझ आया कि नहीं? है तो इसलिए ये भी गलत है। A B C तीनों गलत है इसमें, कोई डाउट? नो सर। यस, नो सर। अब फोर्थ पार्ट देखो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नेट रिएक्शन जो है, ये वाली नेट रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है विद डेल्टा H इक्वल टू -25। आ रहा है कि नहीं? देखो नेट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं? देखो इधर एक CH बॉन्ड टूटा तो 105, इधर Cl बॉन्ड टूटा 58, तो 105 और 58, 163 रिक्वायर्ड है। 163 क्या है रिक्वायर्ड, और रिलीज कितनी है? 188, रिलीज 188 है, तो नेट रिलीज होगी रिक्वायर्ड होगी? सर रिलीज होएगी, माइनस कितनी कितनी रिलीज होगी? तो -25। -25। डी आंसर। हाँ, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ डी है इसके अंदर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नो नहीं है? सर। हाँ, अब देखो क्वालिटेटिव का क्वेश्चन, डी आंसर है इसका। अब क्वालिटेटिव का क्वेश्चन, ये भी मैंने तुम्हें कराया होगा शायद क्वालिटेटिव में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, या फिर मैंने लास्ट ईयर जो टेस्ट करवाए थे ऑर्गेनिक के, उसमें वो होगा। द रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 with freshly prepared FeSO4 produces a dark blue colored precipitate turnbull blue। सबको पता है कि नहीं? ये K3FeCN6 प्लस FeSO4 आयरन 2 प्लस में टर्नबुल्स ब्लू देता है कि नहीं? ये क्या ये नहीं पढ़ाया है? Fe2 का टेस्ट चाहिए, Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। ये टर्नबुल्स ब्लू है और प्रेसिपिटेट है, ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ये दे रहा है। फिर रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 विद FeSO4। अब K4FeCN6 का, K4FeCN6 है, इसको FeSO4 से ट्रीट किया, तो इसमें तो आयरन +2 में है और K4 है, यानी तुम या तो इसको ऐसे कर लो कि चारों के हटा करके 2 Fe लगा दो, या फिर 2 के हटा करके 1 Fe लगा दो। Fe2+ वाला है ना, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। नहीं समझ आई बात? ये व्हाइट पीपीटी है।
और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। वाइट पीपीटी आ गए। और मिक्सिंग द FeSO4 सॉल्यूशन विद NaNO3। क्या किसी ने ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा हुआ 12th क्लास में भी? Fe बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोर्ड के लिए। FeSO4 प्लस NaNO3 प्लस Yes, sir. कंसोनेट Yes, sir. पढ़ा हुआ ना तुमने? Yes, sir. तो P इसमें block में. हाँ, Yes, sir. P ब्लॉक में पढ़ा हुआ ना, FeH2O5NO NO, SO4 डिटेल दी होंगी। इसमें आयरन की स्टेट +1 होती है, ये ब्राउन रिंग। तो एक क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है और एक क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है। एक्स दे रहा, एक्स क्या है? एक्स है ये, और दूसरा वाई ब्राउन रिंग जो बना है वो ये। तो एक्स और वाई चेक कर लो, यही पूछे हुए हैं। ये इजी क्वेश्चन था, बहुत बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था ये वाला। तो 15 और 16 निकाला जरा, 15 16 देखो ये आ गया ना। 50 कॉम्प्लेक्स एक्सेस K2Fe देखना, यही आंसर होगा सी। और among the following the brown ring is liquid formation of FeH2O5NO SO4 ये रहा डी। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था बोर्ड लेवल का। समझ आया कि नहीं ये? Yes, sir. अब सेक्शन नेक्स्ट है जिसमें इंटीजर टाइप है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया 17th 18th 19th। 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। 18th भी न्यूमेरिकल है, 19 तो मैंने बताया हुआ है। ClO2 अगर है, ClO2 अगर इसमें ओजोन डाल देंगे, ओजोन से तो हमेशा O2 बनता है, तो ये अपना एक O ट्रांसफर कर देगा, ClO3 बना देगा, या Cl2O6 बना देगा, जिसमें स्टेट आ जाएगी +6। कोई डाउट? Cl की स्टेट +6 आ जाएगी, किसी कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो ये तो हो गया, Cl की स्टेट +6 आ जाएगी। अब 17 तो रेडी, 2 क्वेश्चन रह गए। पहले 17 करते, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लगता है। देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिया है एट 900 केल्विन, अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस। 2 रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, एक फर्स्ट वाला दिख रहा है तुम्हें ग्राफ के अंदर, और एक सेकंड वाला। 2 रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। अब इसने बोला इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द 2 प्रोसेसेस आर सेम। वर्क डन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी सेम है। वर्क फर्स्ट इज इक्वल टू वर्क सेकंड, ये बोला हुआ है। और दोनों प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो इस बार ना पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, ग्राफ को पढ़ना अगर तुम्हें नहीं आता ना, कल भी मैंने क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे उसमें ग्राफ का, थर्मोडायनामिक्स का ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं? याद है कि नहीं? एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था जिसमें एस कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये सब देखना था। पहले दो प्रोसेस रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक। और दूसरा क्वेश्चन भी ग्राफ को पढ़ने वाला आया। और एक जो उससे आया था क्वेश्चन, एक और डेल्टा जी नॉट, वही जो माइनस RT नेचुरल की लगा था, उसमें भी ग्राफ को पढ़ने वाला क्वेश्चन आया। तो ग्राफ पढ़ना जरूर आना चाहिए। देखो अब ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे? U/R वर्सेस एस का ग्राफ दे रखा है, U/R वर्सेस एस। तो अगर मैं चेक करूं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वाले प्रोसेस में, जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एरो बना हुआ, इसमें अगर हम देखें तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. प्रोसेस रिवर्सिबल है, एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट तो डेल्टा एस 0। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डेल्टा 0 यानी Q रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0। इसका मतलब Q 0 हो गया। Q 0 मतलब प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर। तो अब यहां से ये समझ आ गया मेरे को कि जो फर्स्ट प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। कोई डाउट? नहीं सर। फर्स्ट प्रोसेस एडियाबैटिक समझ आ गया ना? बस ये ग्राफ में ये पढ़ लिया मैंने आपको। फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है तो डेल्टा ई होता है Q प्लस W। ऐसे ही मैं सेकंड प्रोसेस भी बताऊंगा तुम्हें, क्या चीज कांस्टेंट देख करके। सेकंड स्टेप भी दिखाऊंगा तुम्हें कांस्टेंट देख करके। और जब भी वैल्यूज दे रखी हो ना, तो उसके डिफरेंस से कुछ निकलेगा। जैसे 2250 वैल्यू दे रखी है, 450 वैल्यू दे रखी है, इसके डिफरेंस से देखो कुछ निकलेगा, डेल्टा U/R करके, डेल्टा U निकल जाएगा उससे। तो सेकंड अगर तुम स्टेप देखोगे, एक तो पहले मैं ये प्रूव कर देता हूं पहले कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, Q 0 है, डेल्टा U होता है हमारा Q प्लस W। Q है 0 तो डेल्टा U आ गया W के इक्वल। डेल्टा U W के इक्वल आ गया, W फर्स्ट के इक्वल आ गया। डेल्टा U की वैल्यू मैं निकालूंगा इस पार्ट से। इस पार्ट से कैसे निकलेगी? इस पार्ट से वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा U/R, इसकी वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। दोनों का डिफरेंस निकालो, डेल्टा U/R, ये वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा U ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 450 माइनस 2250, ये आ गया सीधा 1800 नेगेटिव। तो डेल्टा U आ गया, डेल्टा U कितना आ जाएगा? -1800R, -1800R आ गया।
आर की वैल्यू मेरे को पता है 8.314 है। डेल्टा यू अगर आ गया तो ये वर्क फर्स्ट भी होगा, ये वर्क, यहां तक कोई डाउट? डेल्टा यू आ गया यहाँ से। अब डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ एनसीवीडीटी माइनस 1800 आर। ग्राफ पढ़ रहा हूँ सिर्फ मैं, सीवी की वैल्यू दे रखी है 5/2 आर, एन 1 मोल दे रखा था स्टार्टिंग, और हमें V3/V2 निकालना है। V3/V2 निकालना है, एन की वैल्यू 1, सीवी की वैल्यू 5/2 आर, और टी हो गया T2 फाइनल नहीं पता मेरे को, इनिशियल पता है 900 है, और माइनस 1800 आर, आर से आर कैंसिल, तो T2 की वैल्यू कितनी आ रही है देखना, डायरेक्ट चल जाएगा ये, 5 से आएगा 360 into 2 720 900 720 180 180 केल्विन आ गया, चेक करो ऊपर आंसर। T2 180 आ जाएगा, देखो उधर फाइनल टेम्परेचर 180 आ गया कि नहीं? फाइनल टेम्परेचर रिएक्शन का 180 आ गया है। सम्यक? यस सर। अब उसके बाद जो सेकंड वाला प्रोसेस है उसमें क्या चीज कांस्टेंट है? U कांस्टेंट, U/R कांस्टेंट है कि नहीं सेकंड वाले प्रोसेस में? यस सर। सेकंड वाले प्रोसेस में अगर Yes. U/R कांस्टेंट है यानी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। सेकंड प्रोसेस में U/R कांस्टेंट यानी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट की नहीं? Yes, sir. इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट यानी सेकंड प्रोसेस आइसोथर्मल है। सेकंड प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब मैं वर्डन का फॉर्मूला लगाऊंगा -2 या एनआरटी लगाओ, सिर्फ एनआरटी नेचुरल लॉग V2/V1। एनआरटी यही था ना रिवर्सिबल, एनआरटी फाइनल T2 वाला नेचुरल लॉग V2/V1। कोई डाउट? V2/V1 यानी V3/V2। एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू रहने दो ऐसी, T2 हमारा 180 है, और नेचुरल लॉग V3/V2 निकालना है मेरे को, और वर्डन मेरे को पता ही है कितना आया, 1800 आर, माइनस 1800 आर, आर से आर कैंसिल, और ये 180 10 आ गया आंसर सीधा। देखो ln V3/V2 माइनस में है ना, ये भी ln V3/V2 10 आ जाएगा। आया समझ के नहीं? ये Yes. बटन माइनस चेंज है ना 10 बटन। हाँ -10 नहीं होगा? माइनस वाला देखना, माइनस वाला आ रहा है क्या? हाँ डेल्टा यू माइनस 10 माइनस 10 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। एक बार चेक कर लेंगे। एक बार चेक करना कैलकुलेशन में माइनस 10 आ रहा है प्लस 10 आ रहा है, बस ये देखना है बस। और एक क्वेश्चन रह जाएगा हीलियम एटम वाला, जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तुम्हें। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, m डेल्टा v इज टू h बाय लैम्डा। लैम्डा जो h बाय p होता है